तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं कन्हैया अग्रवाल, आप ही के विद्यालय का सामाजिक विज्ञान विषय का मैं शिक्षक हूँ। आज हम क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विषय का कुछ हिस्सा लेकर आए हैं। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति, जिसको आप सिविक्स के नाम से भी जानते हो, इस पेपर को हम पढ़ेंगे और इसके अध्याय 2 को देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अध्याय 2 है संघवाद। इस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। चूँकि हमने पिछले अध्यायों को अब तक कहीं ना कहीं पढ़ लिया है, 10वीं क्लास के जितने भी सेक्शन हैं उन सभी विद्यार्थियों ने पहले अध्याय को पढ़ा ज़रूर होगा। तो उसी के आधार पर हम आज दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पहले अध्याय को हमने पढ़ा था जिसमें सत्ता की साझेदारी के विषय में हमने जानने का प्रयास किया था कि सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल्स को भी लिया था। वहाँ किस तरह से जो जाति और भाषाई विविधता थी, किस तरह से वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और बेल्जियम और श्रीलंका ने उस प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया। जहाँ बेल्जियम ने उन विविधताओं का सम्मान किया, उन क्षेत्रीय विविधताओं को स्वायत्ता दी, सभी प्रकार के समुदायों, चाहे जातीय या भाषाई जो भी तबके थे, उनको सरकार में पूरा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे क्या है, बेल्जियम क्या है, एक बेहतर सरकार प्रदान कर पाया और जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और एक सभ्य समाज की स्थापना हुई। वहीं श्रीलंका में देखें तो वहाँ जो सिंघली कम्युनिटी थी, जो 74% के आसपास थी, मेजॉरिटी में थी, 1948 में सरकार बनने के बाद सिंघली कम्युनिटी ने सरकार में अपने वर्चस्व को स्थापित किया, बहुसंख्यकवाद को स्थापित करने का प्रयास किया। जो तमिल्स थे, क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम्स थे, जो माइनॉरिटी में थे, अल्पसंख्यक थे, उनके अधिकारों को छीन लिया। सिंघली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया 1956 में। जो अल्पसंख्यक थे, तमिल्स, क्रिश्चियन, हिंदू, इनको सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया गया। तो जिस तरह से फिर हम देखते हैं आगे चलकर किस तरह से गृह युद्ध के रूप में एक श्रीलंका घिर जाता है और बड़ी हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु होती है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमने यह देखने का प्रयास किया था कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। पहले तो सत्ता की साझेदारी होने से देश के सभी समुदायों या सभी विविधताओं को सम्मान मिलता है, सभी तबकों की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित हो पाती है, जिससे जो राजनीति है वो एक स्थिरता आती है। राजनीति में, सरकार में स्थिरता आती है, विश्वास होता है लोगों का। और दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी। अगर सत्ता की साझेदारी ना हो तो वैमनस्यता समाज में आ जाती है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय के पास सिर्फ सत्ता हो तो बाकी कम्युनिटी उससे वंचित रह जाती है और वह देश गृह युद्ध जैसी समस्याओं में घिर जाता है। तो हम इसी सत्ता के साझेदारी के ही एक स्वरूप, जो दूसरा अध्याय संघवाद है, इसको हम देखेंगे। हम पिछले अध्याय में ये भी देख चुके हैं कि सत्ता की साझेदारी के 4 स्वरूप थे। हॉरिजेंटल, क्षैतिज, जिसमें एक ही सरकार के अंदर शक्तियाँ विभिन्न अंगों में डिवाइड हो जाती हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि में। एक था वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर बंटवारा, जिसमें क्या है कि कई लेयर्स में गवर्नमेंट्स बना दी जाती हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक अलग गवर्नमेंट है जो पूरे देश पर कानून बनाती है। अगर उस देश में स्टेट हैं तो उन स्टेट के लिए एक अलग गवर्नमेंट होगी,
और हर स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके लिए एक अलग गवर्नमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से कई लेयर्स में गवर्नमेंट जब बना दी जाती हैं तो वो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। और जब एक ही गवर्नमेंट के अंदर कई ऑर्गेनाइजेशंस में शक्तियों को डिवाइड कर दिया जाता है तो वो हॉरिजेंटल होता है, क्षैतिज होता है। इसी तरह सरकार को या शासन को विभिन्न कम्युनिटी या समूहों में वितरित कर दिया जाए तो वो भी एक प्रकार है। दूसरा, राजनीतिक और दबाव समूह भी। चौथा, राजनीतिक दल और दबाव समूह भी किस तरह से सत्ता की साझेदारी को सुनिश्चित करते हैं। हमने 4 तरीके को देखा था। तो ये दूसरे अध्याय में हम इसी 4 तरीकों में से जो दूसरा तरीका है ऊर्ध्वाधर वाला, इसी को हम आम तौर पे संघवाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आमतौर पर संघवाद कहलाता है। ठीक है, इससे क्या है कि एक ही देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न इलाके साथ साथ रह पाते हैं। ठीक है, अगर ऊर्ध्वाधर बंटवारा हम कर दें तो देश के अंदर जो भी स्टेट हैं या जो भी इलाके हैं वो साथ साथ हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी की भागीदारी सरकार में होती है, सभी की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, तो उससे क्या है, साथ रहना संभव हो पाता है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितने स्तर पर सरकारें काम कर रही हैं, तो आप ज़रूर उसको पता करिए कितने स्तर पर हमारे देश में सरकारें हैं। ठीक है, अब देखिए हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, पहला तो पढ़ेंगे संघवाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि संघवाद है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे ये काम करता है। ठीक है, और फिर हम भारत में भी जो संघवाद की प्रणाली को अपनाया गया है उसके सिद्धांत और व्यवहार को देखने का प्रयास करेंगे, संघवाद के ढांचे को देखने का प्रयास करेंगे भारत में जो अपनाया गया है। संघवाद के लिए क्या क्या संविधान में प्रावधान किए गए हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर संघवाद को मजबूत बनाने वाले कौन सी नीतियां सही हैं, होती हैं, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम इस अध्याय में जो भारत में शासन के जो तीसरा स्वरूप था, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, जिसको 1993 में अपनाया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं संघवाद क्या है। हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा था कि किस तरह से संविधान में जो बदलाव किए गए एक तनाव के बाद, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यही था कि केंद्र की शक्तियों को कमी की गई, प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्ति दिया गया। ठीक है, और चूंकि जब ये संवैधानिक बदलाव नहीं हुए थे तो उस टाइम क्या है, जो प्रांतीय सरकारों को जो शक्तियां वो केंद्र द्वारा दिए जाते थे, लेकिन बदलाव के बाद क्या है, केंद्र की शक्तियों को कम किया गया और प्रांत की शक्तियों को अधिक दिया गया और स्वतंत्र रूप से दिया गया। फिर वो निर्भर नहीं थी केंद्र सरकार पर कि वो हमें शक्तियां प्रदान करें, उनको स्वतंत्र रूप से प्रांतों को शक्तियां प्रदान कर दी गई थीं। 1993 में यह संवैधानिक बदलाव हुए थे और प्रांतीय सरकार अपने अधिकारों के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेल्जियम ने एकात्मक शासन प्रणाली के स्थान पर संघात्मक प्रणाली को अपना लिया और जो भी तनाव था उससे मुक्ति प्राप्त की। वहीं श्रीलंका को अगर देखा जाए, वहाँ चूँकि उन्होंने सिंघलियों ने एकात्मक शासन को ही अपनाए रखा और जिसकी स्थिति हम सब जानते हैं कि
गृह युद्ध के रूप में श्रीलंका को झेलना पड़ा और फिर आगे चलकर अल्टीमेटली 2009 के आसपास में थोड़ा बहुत समझौते किए गए, भागीदारी दी गई अन्य कम्युनिटी को भी। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में जो सत्ता है वो केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार में विभाजित होती है, यानी कुछ शक्तियां केंद्र के हाथ में होंगी और बाकी शक्तियां प्रांतों के हाथ में दे दी जाती हैं। 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं, जिसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जो राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाती है, और वहीं प्रांतीय स्तर पर जो सरकार होती है वो दिन दैन के कार्यों को करने के लिए या अपने राज्य के भीतर लोगों पर शासन करने के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए नियम व कानून बनाती है। और ये सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। जो प्रांतीय सरकारें होती हैं संघवाद के अंतर्गत, वो स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेती हैं या नीतियां बना पाती हैं। अगर वहीं हम एकात्मक शासन की बात करें तो एकात्मक शासन व्यवस्था में सरकार का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उस एक सरकार के अधीन होती हैं, यानी उन पर निर्भर होती हैं कि वो जो आदेश देंगी वो हम करेंगे। इकाइयां स्वयं से निर्णय नहीं ले पाती। जैसा कि हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश देती है, वहीं संघीय प्रणाली में क्या होता है, प्रांतीय सरकारें, उनके पास खुद की अपनी शक्तियां होती हैं, वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ठीक है, उनके पास अपनी खुद की शक्तियां होती हैं, खुद की पावर होती है, वो केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होती। ये सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के लिए जवाबदेह होती हैं, अपने स्तर पर अपने लोगों के लिए, यानी कि कोई राज्य, कोई प्रांत की सरकार है तो उस प्रांत में रहने वाले लोगों के प्रति वो जवाबदेह होगी, न कि केंद्र सरकार के प्रति। अगर प्रश्न आपको दिया जाए संघवाद से आप क्या समझते हैं, इसको करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था के बीच प्रमुख अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो जैसा अभी तक हमने देखा कि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो एक सरकार होती है वो प्रमुख रूप से होती है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होती हैं, यानी जो प्रांतीय सरकारें अगर होती हैं तो वो केंद्र सरकार के अधीन होंगी। केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश देती हैं। ठीक है, वहीं संघीय व्यवस्था में प्रांतीय सरकारों के पास अपने अधिकार होते हैं, वो स्वायत्त रूप से अपना शासन चला पाती हैं, वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती, बल्कि वह अपने प्रांत में रहने वाले लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। इतनी बात क्लियर। अब एक मैप मानचित्र कार्य आपको करना है कि आप अपनी किताब में मैप को देखिए, आपकी किताब में दिया हुआ है, और कुछ ऐसे देशों को पहचानने का प्रयास कीजिए जो संघीय शासन वाले देश हैं और जो संघीय शासन वाले देश नहीं हैं, यानी एकात्मक शासन वाले देश हैं। ऐसे कुछ देशों को आप अपने मानचित्र में दर्शाने का प्रयास कीजिए। कम से कम 5 संघीय शासन वाले देश और कम से कम 5 एकात्मक शासन वाले देशों को अपने मानचित्र में दर्शाइए। अब हम आते हैं संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं। हमने संघवाद को समझा। संघवाद में 2 स्तरों पर कम से कम शासन होता है, एक केंद्र स्तर पर, एक प्रांतीय स्तर पर, और दोनों स्तर पे सरकारों के जो विषय होते हैं वो डिवाइड होते हैं, अपने अपने अधिकार सुनिश्चित होते हैं और वो एक दूसरे के लिए जिम्मेदार नहीं होते, अपने अपने मामले में और कानून खुद बनाते हैं।
ठीक है, तो हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं। अगर किसी देश में ये विशेषताएं हैं सरकारों में, तो हम मानेंगे कि इस देश में संघीय शासन प्रणाली स्थापित है। तो उन विशेषताओं को जानना हमें ज़रूरी है। पहला तो 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होनी चाहिए, पहली डिमांड। ठीक है, ठीक है, यानी कि सरकारें अलग अलग स्तर पे होती हैं, लेकिन वो शासन तो पूरे एक देश में रहने वाले नागरिक समूह पर ही करती हैं, लेकिन सरकारें अलग अलग स्तर पर होनी चाहिए। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अधिकार अलग अलग होता है। ठीक है, यानी सरकारें दो से अधिक स्तरों पर होती हैं और उन सरकारों के पास कर वसूलने का, कानून बनाने का, प्रशासन चलाने का अपना अधिकार अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, विभिन्न स्तरों की जो सरकारें हैं उनके जो क्षेत्राधिकार हैं उसका संविधान में उल्लेख होता है, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। यानी कि केंद्र सरकार है या प्रांत की सरकार है, दोनों सरकारें किन मुद्दों पर कानून बना सकती हैं, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसका सीधा स्पष्ट संविधान में होता है। ठीक है, जिससे सरकारों के बीच किसी प्रकार का कोई विरोधाभास या विवाद न हो, और संविधान द्वारा प्रत्येक सरकार के क्षेत्राधिकारों की गारंटी व सुरक्षा संविधान करता है। अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो संविधान द्वारा उस विवाद का समाधान किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अगर संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना, क्योंकि संविधान तो एक है, अगर संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। सिर्फ केंद्र सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसमें प्रांतीय सरकारों की भी सहमति आवश्यक होती, तभी संविधान में किसी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। और किसी भी दो स्तरों की सरकार में अगर विवाद होता है, शक्तियों को लेकर या किसी विषय को लेकर व्याख्या की समस्या होती है, तो न्यायालय का ये काम है कि दो स्तरों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन या उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसकी व्याख्या करना, ये न्यायालय का काम है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार और विभिन्न स्तरों पर जो सरकारें हैं उनकी शक्तियों के संबंध में व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायालय को है। और संघीय व्यवस्था में जो वित्तीय मसले हैं, यानी कि जो कर वसूलने का जो अधिकार है, वो भी क्या है, अलग अलग डिवाइड होता है। ठीक है, क्योंकि प्रांतीय सरकारों को भी वित्तीय सहायता चाहिए, उनको अपना कानून बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो जो भी कर वसूला जा रहा है पूरे देश में, तो उसमें भी क्या है, एक निश्चित विभाजन कर दिया जाता है, या कुछ कर वसूलने का अधिकार केंद्र को दे दिया जाता है और कुछ अधिकार ऐसे राज्यों के पास होते हैं, प्रांतीय सरकारों के पास। तो ये भी विभाजन भी क्लियर दिखाई देता है संघीय व्यवस्था में। ठीक है, तो ये प्रमुख 4 विशेषताएं थी, आप लोग इसको लिखेंगे। आखिर संघीय व्यवस्था के उद्देश्य क्या है? अगर किसी देश में संघीय ढांचे को अपनाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? पहला तो देखिए, वो देश विविधताओं से भरा होगा। जो देश संघीय व्यवस्था को अपनाता है, यानी कि उस देश में डाइवर्सिटी बहुत है, लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, विभिन्न तरह के समुदाय हैं, ठीक है, जिनकी संस्कृति, परंपराएं, विचार, वेशभूषा, खानपान अलग होंगे। ऐसे ही देश में संघवाद की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश की एकता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना, और साथ ही साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी जगह मिले,
ठीक है। पहला जो उद्देश्य है देश की एकता व अखंडता को बढ़ावा करना और क्षेत्रीय जो विविधता है उसका पूरा सम्मान होना चाहिए, कि जो क्षेत्रीय विविधता हैं उनको भी एक तरह से सरकार में पूरा पार्टिसिपेशन मिलता है, उनके लिए एक अलग गवर्नमेंट होती है जिससे उनको पूरा सम्मान मिलता है, उनको भी अपने विकास का पूरा अवसर प्राप्त होता है। और किसी देश में संघीय ढांचा तभी स्टैब्लिश्ड हो सकता है जब विभिन्न इकाइयां साथ रहने को तैयार हों। अगर रहने को ही तैयार नहीं होंगी तो फिर वो उस देश में संघीय व्यवस्था कैसे स्थापित होगी। तो शर्त है संघीय व्यवस्था के स्थापित होने के लिए कुछ प्रमुख शर्त ये हैं कि विभिन्न इकाइयां आपसी भरोसा हो, विभिन्न इकाइयां यानी वो तैयार हों कि हम साथ रह सकते हैं, और रहने को सहमत हों और भरोसा हो। तो ये दो चीज़ अगर होगा तो किसी देश में संघीय ढांचा स्थापित किया जा सकता है। अगर वो साथ रहने को ही तैयार ना हो, आपस में भरोसा ही ना हो, तो बड़ा मुश्किल होता है कि संघीय व्यवस्था को अपनाया जा सके। और आप एक चीज़ और देखोगे कि हम विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन संघीय व्यवस्था के अपनाने में जो केंद्र और प्रांत के बीच जो सरकारों शक्तियों का बंटवारा है, या केंद्र और राज्य की अलग अलग जो सरकारें हैं उसका स्वरूप अलग अलग है। अगर किसी दो संघीय व्यवस्था वाले देशों को देखा जाए तो वो एक जैसे नहीं हैं, कुछ न कुछ मामलों में वो अंतर लिए हुए हैं, लेकिन वो संघवाद को अपनाए हैं, लेकिन कुछ अंतर है। तो यह अंतर डिपेंड करता है कि वह देश किस परिस्थितियों में संघवाद को अपना रहा है। अब जैसे हमने ब्रिटिश शासन की गुलामी से हमने मुक्ति पाई, तो हमारे लिए संघवाद को अपनाने के पीछे ब्रिटिश गुलामी थी, कि जिस ब्रिटिश गुलामी को हमने देखा था और उससे सबक लिया हमने, और हम ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाने का कोशिश किया, प्रयास किया कि देश में एकता भी बनी रहे और विविधताओं को भी सम्मान मिल सके। तो हमने एक तरह से एकात्मक के साथ साथ संघात्मक दोनों तरह की गुणों को अपनाने का प्रयास किया। आगे हम देखेंगे कि भारत में किस तरह से एकात्मक और संघात्मक दोनों ही गुण शामिल हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने ये समस्या थी कि विविधता हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी, कितने सारे धर्म, कितनी सारी भाषाएं, और जब देश आज़ाद हुआ तो 565 रियासतें थीं, ये आपको पता है, और सब अलग होना चाहते थे। तो ज़रूरी भी था कि एक ऐसी सरकार हो जो केंद्र स्तर की हो और मजबूत हो, और हमें यह भी सुनिश्चित करना था कि जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनको भी सम्मान मिले। तो हमने एकात्मक के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। तो इसके पीछे आधार क्या था? ऐतिहासिक आधार था कि हम किस परिस्थितियों में आज़ाद हुए, हम किस परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रहे थे। तो वैसे ही हर देश जब संघीय व्यवस्था को अपनाता है, वो किन परिस्थितियों में अपनाता है डिपेंड करता है कि वो जिस परिस्थितियों में संघीय व्यवस्था को अपना रहा है तो वह उस तरह के गुणों को शामिल करने का प्रयास करता है जिससे वह समस्या खत्म हो जाए। ठीक है, तो हमने भी ऐतिहासिक जो हमारी पृष्ठभूमि थे, ब्रिटिश से जो हमारी गुलामी थी, उससे हम आज़ाद हुए। हमने उस समय की परिस्थितियों को देखा और उसके आधार पर तय किया कि हमको किस तरह की शासन व्यवस्था अपनानी है, संघवाद के किस मॉडल को अपनाना है, एकात्मक के कितने लक्षण होने चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा था। तो इस आधार पे हम देखते हैं, प्रश्न लिख लीजिए, संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। ठीक है, अब हम देखेंगे संघीय शासन के गठन के 2 आधार, यानी विश्व में जितने भी शासन व्यवस्थाएं हैं या जिन जिन देशों में संघीय ढांचे हैं
उनके गठन होने के या उनके स्थापित होने के मुख्य रूप से दो तरीके या दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहला तरीका है ये है कि जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाई राष्ट्र आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण कर लें। यानी कि पहला जो तरीका होगा उसमें जो इकाइयाँ वो स्वतंत्र होंगी पहले से, और फिर वो बाद में आपस में समझौता करके ये तय करती हैं कि हम इकट्ठे एक संघ के रूप में स्थापित हो जाएं। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र राष्ट्र जो आपस में एक साथ आ रहे हैं वो अपनी संप्रभुता को साझा कर लेते हैं। यानी कि अब इंडिविजुअल संप्रभुता उनकी नहीं रह जाती, अब वो कलेक्टिव फॉर्म में अपनी संप्रभुता को देखते हैं। अब वो एक देश के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अपनी और साथ साथ वो अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि। इस तरह की संघीय व्यवस्था में सभी राज्य यानी जो इकाइयां हैं उनको समान अधिकार मिलते हैं और केंद्र की अपेक्षा में राज्य ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इकाइयां आपस में मिलकर संघ बना रही हैं तो इकाइयों के पास ज़्यादा पावर रहता है, और कुछ कुछ मसले ऐसे जो पूरे संघ से संबंधित होते हैं, ऐसे कुछ मसलों पर क्या है केंद्र सरकार को सिर्फ अधिकार मिलता है, बाकी सारे अधिकार राज्यों के पास होते हैं। और अमूमन सारे राज्यों के पास एक जैसे अधिकार होते हैं, किसी को कम बेसी ऐसा नहीं होता। और केंद्र अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होता है क्योंकि इकाइयां समझौता करके संघ बना रही हैं, इसलिए इकाइयों को ज़्यादा पावर मिलता है। वहीं दूसरा तरीका देखा जाए कि कोई एक बड़ा देश है, एक देश है, और वो अपने अंदर की जो आंतरिक विविधताएं हैं, चाहे भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, उसके आधार पर वह कई राज्यों का गठन कर देता है और उन राज्यों के लिए अलग सरकार का प्रावधान कर दे। एक ये भी तरीका हो सकता है। पहला तरीका ऑलरेडी इकाई स्वतंत्र हैं, वो आपस में मिलकर एक कोलैबोरेशन करके एक संघ बना ले रहे हैं। और दूसरे तरीके में क्या है, एक देश है वो अपने अंदर की आंतरिक विविधताओं को सम्मान देने के लिए आंतरिक जो विविधताएं हैं उसमें किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, विरोध ना हो, अलगाव की भावना ना जनरेट हो, इसके लिए वो क्या है अपनी विविधताओं को अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर देता है और उनको एक अलग सरकार के लिए प्रावधान कर देता है। तो इस तरह से भी जो संघवाद बनता है और इस प्रकार राष्ट्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है। एक सरकार राष्ट्र पूरे देश के लिए होती है और फिर जो राज्य जो गठन हुए हैं विविधताओं के आधार पर उसके लिए अलग गवर्नमेंट होती है। जैसे हम जब देश आज़ाद हुए थे तो हम एक देश थे, ठीक है, लेकिन 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और 56 में जब उसने सुझाव दिया था तो भाषा को आधार बनाकर राज्यों के गठन की बात कही थी। तो इस आधार पर 1956 के बाद क्या है, बहुत सारे ऐसे राज्यों का गठन हुआ जो भाषाओं के आधार पर यानी कि भाषाई विविधता के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। आज भी देखोगे देश में तो हर राज्य एक अपनी पृथक भाषा को लिए हुए है, चाहे गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, तमिलनाडु तमिल, केरल मलयालम, कर्नाटक कन्नड़, उड़ीसा उड़िया, तो असम असमिया, तो ऐसे देखोगे आप, और उनकी अपनी एक गवर्नमेंट भी है। लेकिन इस तरह की शासन व्यवस्था में, इस तरह की संघीय व्यवस्था में राज के बनस्पत केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि देश पहले होता है, क्योंकि पहले तो देश था, वो तो आंतरिक विविधताओं को सम्मान देने के लिए हमने डिवाइड किया, तो इसलिए केंद्र ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वहाँ पे राज्यों को भी शक्तियाँ दी जाती हैं लेकिन केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, इसलिए होती हैं ताकि राज्यों में अलगाव की भावना ना हो, पृथक होने की भावना ना जनरेट हो जाए। केंद्र को शक्ति इसलिए ज़्यादा होती ताकि एक तरह से देश को अखंडित
रखा जा सके, एक रखा जा सके, एकता स्थापित रखी जा सके, इसके लिए केंद्र के पास ज़्यादा पावर होती है। सामान्य रूप से राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं शासन प्रशासन में, लेकिन कहीं कहीं किसी विशेष परिस्थितियों में राज्यों को विशेष अधिकार भी दे दिए जाते हैं। अगर जिस राज्य की विविधता ज़्यादा है उसको विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत है, तो ऐसे राज्यों को विशेष दर्जा भी दिया जा सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर को था जो अब हट गया। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों को अगर देखें, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, इस तरह के राज्यों को देखें तो वहाँ 371 के तहत उन राज्यों को कुछ विशेष अधिकार हैं। ठीक है, कि उन राज्यों की ज़मीन पर बाकी भारत के लोग उस तरह से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वहाँ के रहने वालों को ज़्यादा अधिकार है वहाँ की संपत्ति पर। ठीक है, इस तरह के कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें इसमें भारत आता है। ठीक है, इस तरह के शासन में कौन कौन से आ सकते हैं? भारत है, बेल्जियम है, स्पेन है। ठीक है, प्रश्न लिख लीजिए, संघीय शासन प्रणाली के गठन के 2 आधारों को बताइए तथा भारतीय संघीय ढांचे के गठन को आप किस प्रकार में रखेंगे और क्यों। यानी भारत का जो संघीय ढांचा है उसको आप गठन के किस प्रकार में रखेंगे, पहले या दूसरे, तो जिसमें भी आप रखेंगे क्यों रखेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों को आप हल कीजिए। तो हमने अभी तक देखा कि संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं क्या हैं। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के भी एग्जाम्पल को समझा कि वहाँ सत्ता की साझेदारी नहीं हुई, संघवाद को उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, तो किस तरह से श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई, और बेल्जियम ने एक्सेप्ट किया तो किस तरह से उन्होंने उस समस्याओं से निजात पाया। ठीक है, हमने गठन के भी 2 तरीकों को देखा, जिसमें एक तरीका स्वतंत्र इकाइयाँ आपस में मिलकर गठन कर रही हैं, जिसमें अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इस तरह की जो देश हैं वो इस तरह के आधारित हैं। दूसरा तरीका हमने देखा कि एक देश के अंदर विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों का गठन कर दिया जाता है और केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है।